Okay. So yesterday we have covered till here. So आज हम लोग को सेंट्रल लिमिट थ्योरम करने का है. Yes. Let's begin. सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता सर कि कोई भी आपका डेटा है. ओके. So central Okay. limit theorem, this particular theorem states that sampling distribution, that means आप बहुत सारे सैंपल्स पिक करते और उस वो सैंपल्स जो भी है वो आपके आउटकम से उसका कोई प्रोबेबिलिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते. ठीक है. Hmm. एंड वो डिस्ट्रीब्यूशन भी आप जो बना रहे वो सैंपल मीन्स का बना रहे. Yeah. सो वॉट एवर द सैंपल्स, जैसे ये आपका पॉपुलेशन है, इसमें से एक दो ऐसा करके आप बहुत सारे सैंपल्स पिक कर रहे. ये हर Hmm. सैंपल को एक मीन रहता. करेक्ट. Hmm. एक एवरेज रहता. करेक्ट. Hmm. Yeah. ये सारे के सारे सैंपल्स जो आप ये पॉपुलेशन में से पिक आउट कर रहे, जिनके मीन्स भी रहते हैं, दे हैव देयर मीन्स. ओके. Mm-hmm. आप उनको जब एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में लगाए तो Mm-hmm. दैट अप्रोचेस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Yeah. Okay. So central limit theorem states that sampling distribution of sample means approaches a normal distribution. Okay, as the size get larger and larger. Okay. Sorry, एक second. हेलो. हेलो. हाँ तनिषा, सॉरी मैं आपको भेजा नहीं, अभी भेजता हूँ एक आपको. हाँ जी. हाँ जी. वीकेंड क्लासेस है हमारे पास अभी. ये आने वाले वीकेंड से. हाँ जी. हाँ हाँ. या व्हाई नॉट, आई कैन टॉक टू देम, नॉट इशू. या श्योर, नो प्रॉब्लम. मैं कुछ देर में भेजता हूँ आपको, मेरा सेशन खत्म होता है, मैं भेज देता हूँ आपको. थैंक यू तनिषा, थैंक यू. सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर सर, आप प्लीज ध्यान से समझिए. द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी जितने भी सैंपल्स आप कलेक्ट किए उनका मीन जो होता है वो आप निकाल लिए और उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन में आप अरेंज कर दिए. ओके. सो दैट अप्रोचेस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितना जितना बड़ा साइज रहेगा उतना उतना वो Mm-hmm. सैंपल वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा. मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका डेटा एक मीन रहेगा उसको और उसके स्टैंडर्ड डिविएशंस रहेंगे. ठीक है. Deviations. Yeah. तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही बोलता है कि ये सब मीन रिवर्टिंग रहेंगे. क्या रहेंगे? Mean reverting. एट द एंड ऑफ द डे आपको मीन के पास ही आना है ना. Yeah. दैट इज बिकॉज दैट इज आइडियल. करेक्ट और रॉन्ग? Yes. Yes. दैट्स व्हाट. सो अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम में तो इतना ही है हमारे पास. लाइक आपका जो भी जैसा भी टाइप का आपका डेटा रहेगा वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना सर? Yeah. Yeah. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस. एक सेकेंड. एक सेकेंड सर, कॉल है. या.
तो अगर मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम को एक डायग्राम के जैसा बताऊं तो आप ऐसा देख सकते हैं। सो एज आई सेड, यहां पर आपके पास एक सैंपल है, वो सैंपल थोड़ा स्क्यूड है। ओके, Okay. एक सैंपल है आपके पास, वो ऐसा है। ओके, ये सैंपल का मीन इसके सेंटर पे रहेगा, ठीक है ना। Mm-hmm. ये सैंपल का मीन इसके सेंटर पे रहेगा। Mm-hmm. और एक सैंपल है हमारे पास, सैंपल्स कुछ भी हो सकता ना सर, Yeah, yeah. उसका भी एक मीन है। एक और सैंपल है हमारे पास, इसका भी एक, ये इस तरफ से स्क्यूड है, इसका भी एक मीन है हमारे पास। ओके, ये सब मिला के ये दिस विल फॉर्म ए व्हाट, A common नॉर्मल normal डिस्ट्रीब्यूशन। distribution. Yeah. ठीक है सर, तो ये Yeah. पूरे के पूरे आपके क्या थे सर? सेंट्रल लिमिट थ्योरम, मैंने क्या बोला? सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। Mm-hmm. सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज अ statistical concept that states that the sample mean distribution, ये सैंपल का मीन है, 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 इन सबको आप एक डिस्ट्रीब्यूशन में बनाए तो, या एक डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाए तो, ठीक है ना, Mm-hmm. विल अज्यूम है नियर और Norm. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Yeah. ठीक है सर, that too if the sample size is large। okay, तो Okay. इन सिंपल टर्म्स ये थ्योरम क्या बोलता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन अप्रोचेस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे सैंपल को इंक्रीज करते जाएंगे, बड़ा बनाते जाएंगे, वैसे वैसे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप लेता जाएगा। गॉट इट सर? Yeah. Yes. जैसे जैसे सैंपल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप लेता जाएगा। ठीक है, Yeah. शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes. Yes. सो लाइक कुछ भी नहीं है सर, अभी हम लोग एक पॉपुलेशन, एक इंडिया में बहुत सारे लोगों को हमको बताना है कि हमारे कंट्री में कितने लोग ड्रिंक करते हैं। अगर हमको ये बताना है बोले तो इंडिया, पूरा पूरा इंडिया का पॉपुलेशन हम लोग नहीं नहीं लाइक काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सैंपल निकाल सकते हैं, काचीगुड़ा एरिया, हिम्मतनगर एरिया, गच्चीबौली एरिया, या आपका मलकपेट एरिया, ऐसा आप एक 20 सैंपल्स निकाल लिए, करेक्ट? Mm-hmm. ये 20 सैंपल से आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? सैंपल मीन विल बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट पॉपुलेशन मीन, करेक्ट? Yes. डेटा आपका बड़ा है, उन सबको आप जिस Mm-hmm. आप एक तरीके से फ्रेम करके बता रहे हो, दैट विल Mm-hmm. बी लाइक ए Normal distribution same. मतलब इन सबका मीन, और फिर इन सबका इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, इसका मीन, ये सब का मीन रहेगा आपके पास। उनका फिर आप एक, वो सारे मीन का भी एक एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन मीन, करेक्ट? Yes. सर जितने भी सैंपल्स हैं इन सबके मीन को अगर आप लेंगे, फिर उसका फिर फिर से एवरेज again. निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, करेक्ट? Population में. Yes. Yes. तो दैट्स व्हाट द लाइक सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज, कि आप बड़ा एक डेटा है उसको अगर आप लाइक उसके सैंपल्स कलेक्ट करोगे और फिर उसका मीन लाइक फाइंड आउट करोगे, और उनको अगर आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दैट विल अज्यूम और दैट विल बिकम लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट। नॉर्मल Okay. डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फीचर रहता है? इट विल हैव ए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Hmm. Now let's move to the subject. Central limit theorem states that for simple random samples, जैसे मैंने एक करके ये 4 random samples पिक किया है, okay? These are my samples of size n from a population। ये पूरे के पूरे samples एक population से लिया है मैंने, so population मेरा एक बड़ा स्क्वायर लगा लेता हूँ, ओके? Okay. इसमें से मैंने सैंपल नंबर 1 2 3 4 पिक किया है, ओके? एनीथिंग, किसी भी चीज का सैंपल, आप स्टॉक के रिटर्न्स का भी निकाल सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। Okay. So central limit theorem states that for simple random samples of size n from population with a mean mu and finite variance size square। finite variance का मतलब क्या होता है सर? जिसका वेरिएंस आपको पता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। Yeah. मतलब फाइनाइट रहेगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वेरिएंस यहीं तक, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप यहाँ पर मीन रहेगा Hmm. 0,
1 2 3 Zero, मैक्सिमम 3 zero. स्टैंडर्ड डिविएशन Yeah. हियर एंड देयर. 3 standard deviation. तो Yes. ये आप वेरिएंस आपका काउंट कर रहे हैं. इनफाइनाइट वेरिएंस भी रहता है. इनफाइनाइट वेरिएंस मतलब वो वेरिएंस ऐसा रहता सर, पूरा आपका जो टेल रहेगा पूरा टेल में डेटा रहेगा आपका. Okay. ओके. Okay. So, population mean with mean mu and finite variance size square. The sampling distribution of sample mean approaches the normal probability distribution. मतलब वो sample का जो mean है वो normal probability distribution, मतलब जितने भी samples आपने निकाले उन samples का भी आप mean निकाले और वो sample mean को आप एक distribution में दिखाए तो it will be like a normal distribution with some mean and some standard deviation. That's it. Okay. Correct? Yes. Yes. But that's what the normal distribution is. So you have picked out these all samples. Here we can see you have picked out all these samples. You have just found out the Taken means, this and when means you have with. distributed them, okay, that approaches or that becomes a normal distribution. So ये जो psi square by n है, this is nothing but x minus x bar the whole square by n. Okay. So this is Yeah. mean squared deviation. Variance is nothing but what, sir? Mean squared Yeah. Mean square deviation. डिस्ट्रीब्यूशन. Mean square. मीन Yeah. आप क्या कर रहे हो, मीन में से एक पर्टिकुलर मतलब सॉरी ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन को डिविएशन निकाल के स्क्वायर कर रहे हो, तो दैट इज Square मीन cut. स्क्वायर. करेक्ट. मीन Yes. स्क्वायर्ड डिविएशन यानी आप ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें से इसी का मीन का डिविएशन ले रहे हो, उसको स्क्वायर कर रहे हो, तो मीन डिविएशन का स्क्वायर है ना सर, मीन स्क्वायर डिविएशन डिवाइड बाय एन, दैट इज एवरेज. ये बाय एन क्यों कर रहे हैं सर? नंबर ऑफ टर्म्स एवरेज. Average. Yes. So mean squared deviation का average is nothing but Variance. that shows the average volatility. What does it show? Okay. Average volatility. और इसी का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे को? सैंपल या स्टैंडर्ड एरर जो आप पढ़ रहे थे कल. Yeah. Yeah. साई स्क्वायर बाय n वेरिएंस है. Variance. It's the स्टैंडर्ड square root डिविएशन LL psi base root of n. वेरिएंस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साई स्क्वायर बाय n, दैट इज साई बाय Psi by रूट n. root n. मतलब इसको Yeah. s ले लीजिए सैंपल के लिए. दैट्स इट. Okay. Okay. गॉट इट. Volatility. Yeah. Yeah. It shows the Volatility average आता है. volatility, average deviation, average volatility, fluctuation. So the central limit theorem is extremely useful because the normal distribution is relatively easy to apply to hypothesis testing and to the construction of confidence intervals, which we have already seen. Since like specific inferences about population mean can be made from the specific inferences about the population mean can be made, यानी आप कुछ भी इन्फर कर सकते हो फ्रॉम दी सैंपल मीन. यानी अगर आपको पॉपुलेशन मीन के बारे में कुछ बताना है तो आप सैंपल मीन से ही बता सकते हो. करेक्ट. Yes. Yes. that makes your job easy regardless of the population's distribution as long as the sample size is sufficiently large, which means n greater than equal to 30. यानी n greater than equal to 30 बड़े सैंपल्स, अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है जिसमें बहुत सारे आपके 30 सैंपल्स हैं, करेक्ट, उसका मीन अगर आप फाइंड करोगे उससे आप पॉपुलेशन का मीन भी फाइंड कर सकते हो. मतलब आपके सैंपल्स हैं 30 से ऊपर के सैंपल्स हैं, हर सैंपल का मीन फाइंड कर रहे हो आप, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. ओके. तो दैट विल मेक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और जितने भी सैंपल है उनका मीन आप फाइंड किया, उन सबका वापस से मीन फाइंड करेंगे तो यू विल गेट Population mean. Yeah. that's it. So, Okay. important points of central limit theorem include the following. If the sample size n is sufficiently large, sampling distribution of sample means will approximately normal. Remember that what's going on here, random sample of size n are repeatedly being taken from. ठीक है, ये सब मैंने आपको ये बता दिया कि आप randomly samples ले रहे हो जिनका size n है, repeatedly pick कर रहे हो, ठीक है, from large population. Each of these random sample has its own mean, which itself is a random variable. तो ये sample का जो mean आ रहा है आपको, ये sample है आपका 30 है इसका size, उसका mean आ रहा है, that itself is a random variable again. Okay. Yes. Yes. And this set of sample means has a distribution that is approximately normal. That's it. मतलब इनसे आप population mean निकाल सकते हो. और center में अगर ये sample के पूरे means आप निकालोगे, उनको वो means आप जो निकाल रहे हो वो random variable है, और आपका जो experiment है nothing but finding out the mean of these samples. And when you distribute, that means उनका probability भी कुछ ना कुछ रहेगा. जब आप उसको आप उसको distribute करोगे तो that will become like a normal distribution.
सो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज नथिंग बट मीन रिवर्टिंग कॉन्सेप्ट। यानी आप जितना बड़ा भी सैंपल ले लो, कितने बड़े भी सैंपल साइज ले लो, उनके मीन्स ले लो, वो सब वो जितने भी वो दूर रहेंगे बट दैट विल बी मीन रिवर्टिंग, यानी वो मीन के पास ही आएंगे। ओके, Yeah. Yes. Yes. so the mean of the population mu and the mean of the distribution of all sample means are equal. So mean of the population, मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं आपको जब से यही कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप आप बहुत सारे सैंपल्स निकालें, वो सैंपल्स का मीन निकालें, ठीक है ना। सो द मीन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज म्यू and the mean of the distribution of all possible samples. Did I say the same thing to you, sir? ये आपका जो भी Yes. सैंपल्स, ये आपके एक सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, बस सब मिला सैंपल, के इन सबका नॉर्मल मीन निकाले, डिस्ट्रीब्यूशन। और वो सबका मीन निकाल के फिर मीन निकाले। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, मीन ऑफ या दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब सैंपल को आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इन सब सैंपल के मीन का फिर से मीन निकाले, दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन में। population. That's it. That is what is central limit theorem saying. Now ओके। द वेरिएंस ऑफ द, वो यही बोल रहा है कि इट इज मीन रिवर्टिंग कॉन्सेप्ट। जितने भी सैंपल निकालो उनका मीन निकालो, मीन का फिर से मीन निकालो, मीन के मीन का मीन निकालो, मीन के मीन का मीन का मीन का मीन निकालो, दैट इज ओके। इक्वल टू ओके। द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन दैट्स इट। में। या। सो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मैंने बताया आपको, एंड पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइड बाय द सैंपल साइज। दैट्स इट। यही तो है ना सर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस, यस। सैंपल यस। साइज, दैट्स द वेरिएंस। That is nothing but average. एवरेज वोलेटिलिटी। Average, that is yeah, that's what, because by n है ना, so psi square by n का मीनिंग क्या है, x minus x bar the whole square बाई। sigma by n, that means mean squared deviation upon the sample size, that means the number of terms, that will show you the average। यानी this above one is nothing but variance, variance का average कर रहे हैं आप। सपोज आपके पास में वेरिएंसेस हैं 10 है, 20 है, 30 है, इसका एवरेज वेरिएंस कैसा फाइंड करेंगे सर? सेम। 20 आएगा, करेक्ट? यही तो है ना सर एवरेज वेरिएंस। यस। यस। नाउ ये तो हम लोग कल कर दिए, एंड एज वी हैव डिस्कस राइट नाउ साई स्क्वायर बाय n is the population variance, so standard deviation is psi by root n, correct? रूट एन। या। so ये तो हम लोग कल कर लिए सर, ये कल फिनिश किए थे। that is what is nothing but the standard error. So the result of preceding two example illustrates an important property of sampling distributions. Notice that the value of standard error of sample mean decrease, मतलब देखिए सर, यहाँ पर आपके सैंपल्स कितने थे 30, यहाँ कितने हैं सैंपल्स 200। 200। तो यहाँ पर आपका सैंपल साइज छोटा था, यहाँ आपका सैंपल साइज बड़ा है, तो क्या हो रहा है उसमें? डिक्रीज हुआ। So notice that the value of the standard error, यानी आपका एरर इधर इतना है, पहले 3.6 था, has decreased as the sample size increased from 300 to 200. This is because as the sample size increases, the sample mean gets closer. जितना जितना बड़ा सैंपल लेंगे ना सर, उतना उतना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना उतना वो मीन के पास आएगा, करेक्ट? यस। यस। उतना उतना करके आपको पॉपुलेशन का मीन मिल जाएगा, करेक्ट? या। So as the sample size increases, sample mean gets closer on average to the true mean of population. That's what we are doing here. हम samples को pick करने का मकसद यही है, samples को लेके हम population का mean estimate कर रहे हैं। So sample mean हमारे estimators हैं। in estimate का मतलब क्या होता है सर? Something which you are approximating. यस। यस। यानी which is away from the exact thing, which is not exact. Exact and estimated value का difference होता है। आपको एक कोई बोलता है कि ये पर्टिकुलर पार्क में कितने फ्लावर्स हैं, कोई पूछता है आपको, तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट ये मतलब एक 10 रोज में फ्लावर प्लांट्स हैं, तो फर्स्ट रो में आप बोलते हैं इसमें, ये फर्स्ट रो में काउंट किया 10 फ्लावर्स निकले, तो 10 into 10 100 फ्लावर्स हो सकता है ये 10 रोज, दैट इज योर एस्टिमेट और नॉट? यस। बट एक्चुअली काउंट करने पे दैट कैन बी मोर देन 100 और लेस देन 100, करेक्ट और लेस नॉट? देन 100। या।
तो जितना बड़ा सैंपल साइज रहेगा उतना आपका सैंपल एरर कम होगा, उतना यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द Mean population, true population. Okay. मतलब सैंपल्स निकाल लिए, उसका मीन निकालिए, वो मीन का भी मीन निकालिए, वो मीन का भी मीन निकालिए, करते 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 दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन ओनली ना सर। Hmm. इतना सारा पूरा पूरा का पूरा मीन्स पूरा निकालते 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 रहने के बाद एट द एंड कंक्लूजन वही है, दैट विल बी इक्वल टू सम वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू, you will be getting some value that will be equal to population mean. That's it. Okay. So as the sample size increases, the standard error decreases. The next point. Shall we move forward? Yes. Yes. ये एक देखा like प्रोफेसर नोट पे एक दिया था ना, I got a Yes. lot of questions. Huh? नोट ऊपर वाला, ऊपर पे एक नोट दिया था. Yes. I got a lot of questions about when to use psi and psi by n. ये आप just remember that standard deviation of means of multiple sample is less than the standard deviation of single observations. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन्स मतलब आपका जो भी सैंपल निकाल रहे आप, वो सैंपल्स का मीन निकाल रहे, वो सैंपल मीन्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे. ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन Yeah. ऑफ मीन्स ऑफ मल्टीपल सैंपल्स is always less than the standard deviation of Yeah, a single single observation. observation. So if the standard deviation of monthly stock returns is 2%, the standard error of the average monthly return over the next 6 months is 2% by root 6, 0.82%. मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए साई, और अगर आपके पास बहुत सारे सैंपल हैं, उन सैंपल के मीन्स हैं, और उसका अगर आपको डिविएशन चाहिए तो यू हैव टू यूज standard error. Standard error is always less than your normal standard deviation. Okay. So what they are saying, like just remember that the standard deviation is less of means of multiple samples. That is nothing but, okay. So standard deviation of means of multiple samples, that is nothing but standard error. Yeah. ये स्टैंडर्ड एरर कैसे आया सर? आपको आपके सैंपल्स एक है, बहुत बहुत सारे सैंपल्स है, बहुत बहुत ज्यादा है ना आपके पास, मल्टीपल. हाँ मल्टीपल सैंपल्स का कुछ ना कुछ तो मीन रहता, ठीक है ना, हर सैंपल का अपना एक मीन रहता, करेक्ट. Yeah. Yes. वो सारे के सारे मीन्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, विच इज नथिंग बट यू कैलकुलेट बाय दिस, इज लेस देन sorry, The this is standard more than, this is deviation. more than actually, Yeah. is less than the standard deviation of single observation. Yeah. Okay, now Yeah. if the standard deviation of monthly stock returns, standard deviation of monthly stock returns is 2%. So monthly मतलब every month, okay. उसका डिविएशन मतलब उसका आपका कुछ रिटर्न होगा 10%, और यहाँ 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, तो क्या है सर स्टैंडर्ड डिविएशन? Two. देयर इट इज इजीली विजिबल ना. Yeah. तो द स्टैंडर्ड एरर, ये आपका सिर्फ एक ही स्टॉक है, बहुत सारे सैंपल्स नहीं है आपके पास, Okay. ऑफ मंथली स्टॉक रिटर्न्स इज 2%. मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मंथली मतलब एक ही स्टॉक है, उसके मंथली रिटर्न है आपके, उसका डिविएशन देख रहे हैं आप, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं लिया हमें, ठीक है. Okay. Single stock. Single stock. हाँ Okay. हाँ. तो द स्टैंडर्ड, सो अगर ऐसे करके आप बहुत सारे सैंपल्स लिए, उसका भी आप एक मीन निकाले, मीन रिटर्न निकाल लिए आप, मीन स्टॉक रिटर्न, उनका अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है तो आप स्टैंडर्ड एरर से फाइंड करना. सो फॉर्मूला इज 2% बाई रूट 6. ओके, 0. Okay. मतलब ये रूट 6 क्या ले रहा है ये हम देखते हैं. So if the standard deviation of monthly stock returns is 2%, the standard error of average monthly return over next 6 months is this: the average of several observation of random variable will be less widely spread.
around the expected value than will a single observation of random variable. क्या बोल रहा सर वो? The Yeah. average of several observations, बहुत सारे observations हैं, इन सबका average, ठीक है ना, Yeah, will be that is less always widely less than. spread. That means have lower standard deviation. Okay. That Okay, means same if we concept. have various samples, उनके बीच में वेरिएबिलिटी कम रहेगा सर. ओके Okay. सर, एक सेकंड. हेलो. हेलो. यस. कौन? अभी चंद्रा, मालूम हो गया आवाज से. वही पापा मेरे को कल फोन करे थे. मैं मालूम करने लगाया. मैं शाम तक कॉल करूं अभी क्लास के बाद? मैं इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ डियर, मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ. हाँ, मैं कॉल करके आपको बताता हूँ, वो हिसाब से कल आपको बोलता हूँ आने के लिए, ठीक है ना? ओके अभी. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय. मतलब अगर आपके पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है सर, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा रहेगा. मल्टीपल सैंपल्स का जो मीन रहेगा आपका, Standard deviation. उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कम रहेगा आपका. दैट्स इट. Oh. सो सिंगल लाइक ऑब्जर्वेशन का, सिंगल ऑब्जर्वेशन अगर आप लेंगे, एक ही कंपनी का स्टॉक लेंगे, बहुत सारे कंपनीज का लेंगे, तो वहां पर आपको वेरिएबिलिटी कम हो जाएगा, यहाँ पर आपको वेरिएबिलिटी ज्यादा दिखेगा. उतना ही. Okay. So now identify and describe desirable properties of estimator. Definitely एक estimator, मतलब मैं आपको अभी बताया सर, estimator हम क्यों लेते हैं. हम अगर सैंपल का मीन, अगर हमको पॉपुलेशन मीन चाहिए तो सैंपल मीन चाहिए, तो ये एस्टिमेटर है कि नहीं है? Yeah. So regardless of whether we are concerned with point estimates or confidence intervals, there are certain statistical properties that make some estimates more desirable than others. These desirable properties of, मतलब वो एस्टिमेटर कैसा होना चाहिए? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए सर? Consistent. एफिशिएंट और अनबायस्ड. Consistency. But ओके. कैसा होना चाहिए वो सर? अनबायस्ड, एफिशिएंट और consistency. मतलब वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके से कोई भी लाइक जल्दी जल्दी वोलेटाइल, जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होना वो उसमें. मोस्ट एफिशिएंट रहना, जिससे आप अपना लाइक you can do your estimate, okay, of something, and unbiased, that means it should not create any kind of confusion kind of. अब देखिए, an unbiased estimator is one which the expected value of estimator is equal to the parameter you are trying to estimate. अब जैसे I'll come to the point, because for example, because the expected value of sample mean is equal to population mean. क्या बोल रहा सर मैं? Okay. Expected value. Expected value मतलब E of a U of X. sample mean is equal Okay. to population mean. Yeah. मतलब अगर आपका expected value is equal to actual value है ना सर, तो it's an unbiased estimator. क्या बोला मैंने? The parameter is unbiased. सर सबसे पहले expected value का मतलब क्या है? Average. अगर मैं सैंपल मीन्स का एवरेज निकालता हूं और वो इक्वल टू, मतलब एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन भी निकाल के देखता हूं, दोनों इक्वल निकलते हैं तो अनबायस्ड. Unbiased. करेक्ट ना सर? Okay. कोई एरर नहीं आ रहा Okay. ना? Oh yeah, ठीक है. सो Okay. अगर आप
कोई भी सैंपल्स निकालते हैं और वो सैंपल्स का मीन निकालते हैं और वो फिर पॉपुलेशन का भी मीन निकालते हैं फॉर एग्जांपल, तो दोनों इक्वल हो गया तो देयर इज नो लाइक बायस, देयर इट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। अच्छा, और फिर क्या बोला इसने, नेक्स्ट पॉइंट रीड करिए सर। Unbiased estimator is also efficient. हाँ, If the अनबायस्ड variance एस्टिमेटर इज also efficient. If the variance of a unbiased estimator is also efficient if variance of sampling distribution is smaller than all the other unbiased estimators of the parameter you are trying to estimate। यानी unbiased estimator is also efficient। आपका आपको क्या क्या पैरामीटर फाइंड करना था सर? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट? standard deviation, ये yeah. तीनों पैरामीटर्स आप फाइंड करते हैं किससे? पॉपुलेशन के। किससे फाइंड करते हैं? सैंपल से फाइंड करते हैं। So an unbiased estimator is also a very efficient if the variance of its sampling, यानी उसका जो सैंपल्स आप कलेक्ट करें उसका जो वेरिएंस है वो वेरिएंस बहुत स्मॉल है than other unbiased estimators of the parameter you are trying to estimate। मतलब पॉपुलेशन का वेरिएंस से आपका सैंपल का मीन का वेरिएंस, आपका सैंपल वेरिएंस कम होना चाहिए। Okay. Got it? Yeah. Variance should be So an always. unbiased estimator is also efficient if variance of its sampling distribution, यानी variance of what? Sample। Sample means का variance सर, sample distribution is nothing but sample means। sample mean कैसे आता? Yes. आपको बहुत सारे samples का mean निकाल तो sample mean आता। वो Yeah. sample means को आप distribute करते, वो जो sample Yeah. means को distribute कर रहे हैं उसका variance find करें आप, Yes. उसका variance is less than the Normal other variance. unbiased estimators of the parameter you are trying to estimate। ठीक है ना? मतलब Okay. आपका जो भी मतलब आप सैंपल्स कलेक्ट करें, जिस जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका है उसका जो वेरिएंस आपको आया वो वेरिएंस आपका छोटा है, कम है दूसरे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स से। ठीक है ना सर? ठीक है, जिसको आप ठीक है। एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। सो द सैंपल मीन फॉर एग्जांपल इज एन अनबायस्ड एंड एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। मतलब ये जो भी सैंपल मीन आप यूज करते हैं वो एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हैं पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए, क्योंकि उसका वेरिएंस पॉपुलेशन मीन के वेरिएंस से कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है। बहुत सारे सैंपल्स रहेंगे ना सर, Yeah. बहुत सारे सैंपल्स रहेंगे और उन सबका मीन आपको मतलब किसी का 30.1 है, किसी का 30.2 है, किसी का 29.8 है, सबका डिफरेंसेस बहुत कम है। इन सबका एवरेज निकालेंगे तो आपको 30 आएगा। सो यहाँ पर वेरिएंस कम है कि ज्यादा है सर सबके बीच में? कम है। कम है ना सर, 0.01 का वेरिएंस है आपका। गॉट इट? Yes. Got एफिशिएंसी it. के लिए वेरिएंस कम होना चाहिए सर। आप जिसको भी एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, जिसको भी लेके जिसको अभी जिससे मैं जिसको एस्टिमेट कर, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट माय पॉपुलेशन मीन, फॉर दैट आई रिक्वायर सैंपल मीन्स। तो ये सैंपल मीन्स जो मैं ले रहा हूं उनके बीच का वेरिएंस कम होना चाहिए, तो दैट विल बी ए एफिशिएंट एस्टिमेटर। Okay. This point is not the point we discussed. Our point is, if we want to estimate the population mean, we can estimate the population mean by collecting lot of samples, finding out their means, and with the help of those sample means we can find out the population mean. So the Yeah. variance in those sample means should be less than Always less than the others. the Other should, yeah, biased. than the other estimators. Okay, Yeah. so that will become the most efficient estimator. Okay. दैट मीन्स अगर आपका सैंपल मीन है ना, तो सैंपल मीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनबायस्ड एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। मतलब आप पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है मतलब सैंपल मीन से फाइंड कर सकते, दैट्स इट। नाउ सबसे पहला अपना क्या था सर? फर्स्ट वन वाज Expected अनबायस्ड। value is expected value should अनबायस्ड का be मतलब क्या है आपका? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल sample मीन इज should be इक्वल टू equal to पॉपुलेशन। population. सेकेंड वाला क्या बोले हम लोग कि सैंपल मीन इज द Sample बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। दैट मीन्स द वेरिएंस बिटवीन दो सैंपल मीन्स इज always less than other. less is very less, Yeah. not than others,
देयर आर वेरियस सैंपल्स वी हैव कलेक्टेड, वो सब सैंपल्स के का मीन फाइंड करें, वो सैंपल Yeah. मीन्स के बीच का जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम है सर। तो जब वेरिएबिलिटी कम रहेगा तो एग्जैक्टली हमको पॉपुलेशन का मीन फाइंड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा? Yeah. Yes. सर अगर आपका वेरिएबिलिटी ऐसा है 30.1 34.2, तो इनके बीच में वेरिएशन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। तो आपको फिर सैंपल मीन, ये सैंपल मीन से आपको पॉपुलेशन मीन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब वेरिएबिलिटी बहुत कम रहेगा तो दैट इज मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर, करेक्ट? Yes. Yes. Because the variance is less, Hmm. more reliable. Efficient का मतलब क्या होता है सर? More reliable. Hmm. You can rely more on that. Next, consistent estimator is one for which the accuracy of the parameter, that means your population mean, increases as the sample size increases. मतलब जैसे जैसे आप अपना सैंपल साइज बढ़ाते रहेंगे आपका सैंपल मीन आता रहेगा, उन सैंपल मीन्स का भी आप मीन्स निकालेंगे, उन सैंपल मीन्स का भी मीन निकालेंगे, तो वो एग्जैक्टली आपको पॉपुलेशन मीन लेके आके देगा। तो जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना कंसिस्टेंटली आपका पैरामीटर का एस्टिमेट होगा। दैट्स इट। ठीक है। क्या मैं क्या एक्सप्लेन किया सर? मेरे को एक बार रिपीट करके बताइए। Yeah, as the sample population base increases, the sample size also increases, right? No, sir. As the sample size goes on increasing, you will get sample means from those sample sizes. Yeah. There is one sample, two sample, three sample, four sample, five, six, ये पूरे samples है। ये सबका मीन निकाले आप। Okay. Yeah, जितना yeah. बड़ा सैंपल होगा ना सर, जितना Hmm. बड़ा, Hmm. उतना ज्यादा परफेक्शन से आपको मीन का आंसर मिलेगा। Yeah, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है? A consistent estimator is one. सर हम लोग ऑलरेडी देखे ना सर, जितना बड़ा सैंपल Yeah, साइज yeah. उतना आपका Sample size स्टैंडर्ड एरर इतना कम है। उतना standard कम हो रहा है। Yeah, yes. वही दैट्स व्हाट। सो उतना एरर कम है accuracy भी मतलब, accuracy. एरर कम है मतलब आपका सैंपल का जो आपका सैंपल्स कलेक्ट करके जो मीन आप निकाले और उन सैंपल्स का भी जो मीन आप फाइनली निकालेंगे वो आपका कहीं ना कहीं एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन से इक्वल रहेगा ना सर। Yes, तो वो yes. कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? Hmm. आप ये देखिए ना, as the sample sizes increases the standard error of the sample mean falls and the sampling distribution bunches more closely around the population mean. That's it. Yes, yes, yes. ये Yeah, देखने got को it, got it, got it. एक छोटा सा पैराग्राफ दिखता है सर, उसको समझना है बहुत अपने को। Hmm. So the bigger the sample size, the less The the less standard error, the standard the more error, consistent. the more consistent. Yes, yes. Which you already discussed. Yeah, right. Yeah. Now distinguish between point estimate and confidence interval. Sir, confidence interval तो हम कर लिए, point estimate क्या देख लीजिए। Point estimate is nothing but your sample mean is the best estimate for population mean. That's it. Point देखिए, estimate. point estimates are single sample values used to Okay. estimate the population parameters. Single sample, not a हाँ, multiple. आप एक Fine. सैंपल लिए, ऐसे सैंपल्स लेते हैं, उनका मीन रहता है, उनके मीन से आप क्या निकालते हैं? Population. तो Okay, ये fine. क्या हुआ आपका? Point estimate. So point estimates are nothing but these are used to estimate your Okay, population mean. population parameters. Okay. So so point estimates या sample statistic, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। Point estimates are single sample values used to estimate population parameter. For example, the sample mean is an estimator of population mean. That's it. Here. Okay. तो इसमें हमारा point estimate क्या है? Same. ये sample mean है. That's it. सर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हो गया ना, अब मैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा हूँ। एक मिनट. T distributions पे क्या? Yeah. Yes, yes. Confident interval है. हो गया ना. Right. Yes, go on. एक सेकंड सर, एक 2 मिनट्स में आ रहा हूँ सर, एक 2 मिनट्स, जब तक आप रीड करिए उसको।
Yeah. Students t distribution. Hello. Yeah, Jan. So students t distribution क्या है सर? Simply the t distribution is a bell shaped probability distribution like a normal distribution. It is Okay. symmetrical about its mean. It is the appropriate distribution. अब ये क्यों यूज करते हैं वो देखना है सर. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही कर सकते ना, स्टूडेंट स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है? इट इज अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज व्हेन कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब क्या सर? The mean. I meant to 95% say. यू आर कॉन्फिडेंट. ओके. Not. Yes. तो Yes. आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल्स दैट इज लेस देन 30. अगर आपका सैंपल साइज छोटा है, अगर आपका Sample size छोटा है. Less than बड़ा 90. सैंपल Less के लिए than नहीं 30. सर, बड़ा सैंपल के लिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम जबरदस्त है. छोटे सैंपल्स के लिए यू यूज स्टूडेंट Student t डिस्ट्रीब्यूशन. distribution. फॉर व्हाट यू यूज स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन? टू Less फाइंड than आउट द n sample. कॉन्फिडेंस इंटरवल. Confidence interval. Yeah. बट एंड वन मोर थिंग, सो स्मॉल सैंपल्स फॉर फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. बट इधर एक चीज है सर, वेरिएंस मालूम नहीं है आपको. With unknown variance. Okay. ओके. तो जब आपको वेरिएंस मालूम नहीं है, आपका सैंपल साइज छोटा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मालूम करना है, तो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट आइडियल मेजर, मोस्ट आइडियल वे. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट. So less than 30 from population with unknown variance and a normal or approximately normal. ये exactly normal नहीं है but approximately normal distribution है. मतलब कभी नॉर्मल भी हो सकता है या अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल भी हो सकता है. करेक्ट. इसको बोलते हैं सर नियर नॉर्मल. एक्चुअली व्हाट वी से Near normal. Near normal. नियर नॉर्मल इज नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली. So now it may also be appropriate to use t distribution when the population variance is unknown and the sample size is large enough. अब ये ध्यान से सुनिए. It may also be appropriate to use t distribution when population variance is unknown and the sample size is large enough that the central limit theorem will assure that the sampling distribution is approximately normal. ये बात का ध्यान रखना है सर. इसको हम कब यूज कर सकते हैं? जब you can use this t distribution when population variance is unknown first of all and sample size बड़ा भी है, but वो ये बोलना सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये प्रूफ बोलना चाहिए आपको, या ये प्रूफ करना चाहिए, ये अश्योर करना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास है. एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास है. देन यू कैन यूज दिस टी डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट केस ऑल्सो. मतलब सैंपल साइज छोटा है, अननोन वेरिएंस है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कॉन्फिडेंस इंटरवल. लेकिन सैंपल साइज बड़ा है और अननोन वेरिएंस भी है, बट सेंट्रल लिमिट थ्योरम शुड से कि दैट व्हाटएवर यू आर यूजिंग इज एग्जैक्टली like it is very near to the normal distribution or approximately normal, then you can use student t distribution in that scenario also. Okay, so I'll write down. अगर population, अगर आपका like population variance unknown है और सैंपल साइज बिग है एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो